विशेष अतिथि डॉक्टर कर्मठ सेवा भावी डॉक्टर राहुल जालान का हार्दिक स्वागत है। डॉक्टर राहुल जालान ने 2010 में मॉस्को से एमडी की डिग्री हासिल कर पुणे से पल्मोनोलॉजिस्ट की विशिष्टता प्राप्त की। अमेरिका में रोचेस्टर में सुपर स्पेशलिस्ट बनने का एडमिशन होने के बावजूद अपने माता पिता की इच्छा अनुसार अपना जन्म स्थान अहमदाबाद को ही अपना कार्यक्षेत्र बनाया। सेवा ही परमो धर्म की भावना से वर्तमान में वे अहमदाबाद के 10 अस्पतालों से जुड़े हुए हैं एवं 5000 से अधिक कोरोना के मरीजों का सफल उपचार कर चुके हैं। इस समय वे यहाँ युवा पीढ़ी के सफल चिकित्सकों में हैं। वो फेफड़ों के रोगियों की सेवा में निरंतर समर्पित हैं। इसी बात पर एक शेर अर्ज है, हमेशा बात दिल की होती रही, अब पता चला फेफड़े बेशकीमती हैं। डॉक्टर राहुल जालान हमें फेफड़ों के स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों से अवगत कराएंगे। धन्यवाद इंदु जी। चंद लाइनों के साथ, आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर राहुल जी जालान को। नमस्कार सभी एकल बंधु परिवार को मैं थैंक यू कहना चाहता हूं कि आपने इस मंच पे मुझे आमंत्रित किया और आपके इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मुझे आके आप लोगों के साथ जो हमारे लंग्स की प्रॉब्लम्स हैं और लंग्स के रिगार्डिंग इश्यूज हैं उसको सॉल्व करने के लिए मुझे इधर बुलाया है। उसके लिए आप सभी से को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। इंदु जी ने ऑलरेडी मेरा इंट्रोडक्शन दे दिया है तो मैं आगे बढ़ूंगा। हमारी आज का जो चीज़ों पे मैं बात करने वाला हूँ वो है हेल्दी लंग्स। बेसिकली एक उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि अभी तक हम सिर्फ हृदय की ही बातें किया करते थे, फेफड़ों को हमने अभी तक इतना ज़्यादा सम्मान नहीं दिया है मेडिकली भी, और हम जब पब्लिकली भी देखते हैं तो फेफड़ों को इतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से लोगों में ध्यान रखने की जो अभी सारी चीज़ें हो रही है वो कोरोना काल के पहले कभी हुई नहीं थी। जो भी तकलीफें होती थी उसको पहले हृदय से जोड़ा जाता था, हृदय में अगर कुछ नहीं मिलता था तो फिर फेफड़े के पास आया जाता था। तो मैं शुरुआत करूंगा, आपको सभी को पहले से थोड़ा, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं जो बेसिक इश्यूज हैं उसको ज़्यादा हाईलाइट करने वाला हूँ। तो जो पहला मेरा इशू है कि आपको खाली अवगत कराना कि हमारा फेफड़ा किस प्रकार से बना होता है, ताकि आप लोग आगे की बातें थोड़ा इजीली समझ पाएंगे। ये हमारी सांस की जो प्रक्रिया है वो हमारे नाक से शुरू होती है, यहाँ से पूरी सांस में हवा जाती है। ये हमारे 2 फेफड़े होते हैं, दोनों फेफड़ों के अंदर अलग अलग तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। ये हमारी जो मेन सांस की नलियां हैं दोनों साइड जो डिवाइड होती है, जैसे वन है जो हमारे ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, वैसे ही हमारे फेफड़े हैं जो शरीर के लिए ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। वो बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं और हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन देते हैं। तो जो फेफड़े का जो स्ट्रक्चर है वो वन के जैसा ही है, जैसे उसकी ब्रांचेस डिवाइड होती रहती है वैसे फेफड़े के अंदर ही सारी ब्रांचेस डिवाइड होती रहती है। और फिर ऑक्सीजन अलग अलग विभिन्न लंग्स के एरियाज में जाता है बाहर से, और ऑक्सीजन बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब होता है। ये जो हमारी लास्ट टर्मिनल एरिया होता है इसको हम एल्वियोलाई कहते हैं, जहाँ पे मेन ऑक्सीजन का एक्सचेंज प्रोसेस चालू रहता है। ये जो हमारी नलियां दिख रही है ये हमारी सांस की नलियां हैं। जो बेसिकली ये सांस की नलियां ऑक्सीजन बाहर से जो वातावरण से ऑक्सीजन लेके हमारे मेन एल्वियोलाई तक पहुंचाती है, जहाँ पे एक्सचेंज प्रोसेस शुरू होता है। अब ये हमारे फेफड़े का सिस्टम हुआ है। हमारे फेफड़े को अच्छा रखने के लिए या हेल्दी रखने के लिए हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं उस पर मैं पहले आऊंगा।
सबसे पहला है कि अगर आप सिगरेट पीते हैं या बीड़ी पीते हैं या हुक्का पीते हैं तो उसे पहले बंद कीजिए या तो अवॉइड करिए ये धुआं लेने का। खाली हमको पता है कि ये चीज सिगरेट पीने से या बीड़ी पीने से लंग कैंसर की शक्यता बढ़ जाती है, ऐसा नहीं है। फेफड़ों की ऑलमोस्ट सभी बीमारियां जो है वो सिगरेट पीने वालों में ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। अगर किसी को पहले से ही फेफड़े की बीमारी या कोई हृदय की बीमारी है, जैसे किसी को हार्ट फेलियर की बीमारी है, हृदय की रक्त नलियों में ब्लॉकेज है, तो वो सिगरेट की वजह से बढ़ सकती है। जो भी लोग सिगरेट पीते हैं उनको 12 से 13% टाइम्स ज्यादा चांसेस होते हैं कि उनको फेफड़े की बीमारी हो और लंग कैंसर हो। स्मोकिंग की वजह से आपके फेफड़े ज्यादा जल्दी एजिंग प्रोसेस में जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो लाइनिंग्स होती है वो चेंज होके कैंसरस में उसमें आ सकती है। दूसरा, जो हम लोग हमेशा सोचते हैं कि भाई हमको क्यों फेफड़े की बीमारी हो रही है, हम तो स्मोकिंग करते नहीं है सर, हम तो चूल्हे पे जाते नहीं है। तो हमारे वहां पे हमारे घर के अंदर भी बहुत सारे पोल्यूटेंट्स हैं जो हमारे फेफड़ों की लाइनिंग्स को बिगाड़ सकते हैं, फेफड़ों में दूसरे दूसरे रोग लाने की शक्यता बढ़ा देते हैं। जैसे हमारे यहाँ हम जहाँ पे भी अपने पॉपुलेशन है वहां पे आदत रहती है अगरबत्ती करना, धूप करना, कछुआ छाप जलाना, ये सारी चीजें फेफड़ों को बहुत हानि देती है। अगर कोई इंसान कछुआ छाप लगा के पूरी रात अगर एक रूम में सोता है तो अप्रोक्सीमेटली 200 बीड़ी सिगरेट का धुआं पूरी रात में अंदर जाता है। अगर कोई अगरबत्ती या धूप जलाता है तो उससे भी अप्रोक्सीमेटली 50 से 100 सिगरेट का धुआं फेफड़ों के अंदर जाता है। इसीलिए घर के अंदर वेंटिलेशन प्रॉपर रखना बहुत जरूरी है। घर के अंदर पेट्स जो लोग रखते हैं उनके अंदर भी अस्थमा और एलर्जी की बीमारी होने की शक्यता बहुत ज्यादा होती है। जितना भी हो घर के अंदर सिंथेटिक चीजों के बदले नेचुरल चीजों का यूज किया जाए। कैंडल्स अगर यूज हो रही है तो वो नेचुरल चीजों की हो, एयर फ्रेशनर्स हो रहे हैं तो वो नेचुरल चीजों के हो। हमेशा हमारे जो घर के खिड़कियां हैं, जो जालियां हैं, वो खुली रहने का प्रयत्न हमको रखना चाहिए ताकि क्रॉस वेंटिलेशन हो, इन्फेक्शन होने की शक्यता कम हो जाती है, लंग्स को फ्रेश एयर मिलती है जिससे आपके लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का प्रमाण बढ़ता है। तीसरा, इन्फेक्शंस। हम सारे इन्फेक्शंस को तो हम बचा नहीं सकते हैं, पर बहुत सारे तरह के इन्फेक्शंस को हम बचा सकते हैं। जैसे जो भी 50 के ऊपर वाले व्यक्ति हैं या फिर जिनको लंबे समय से फेफड़े की, डायबिटीज की, ब्लड प्रेशर की बीमारी है या और कोई भी प्रकार की बीमारियां हो, उन्हें लंग्स के इन्फेक्शन से दूर रहने का बहुत जरूरी है। ये मास्क जो हम पहन रहे हैं वो हम सिर्फ कोरोना काल के लिए नहीं, हम कोरोना के पहले भी जो हमारे लंबे समय के सांस के दर्दी हैं या जो लोग स्टेरॉइड्स पे हैं, जो लोगों को डायबिटीज है या किडनी की बीमारियां हैं, हम उनको तभी भी यही एडवाइस करते थे कि मास्क पहने। पर तब मास्क पहनना सोशली एक्सेप्टेबल नहीं था। जो आदमी मास्क पहन के बाहर जाता था उसको अलग नजर से देखा जाता था कि इसको कोई बहुत ही खराब बीमारी होगी इसीलिए ये मास्क पहन रहा है। अब बेसिकली वो एक नॉर्म गया है कि लोग अब घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क पहन रहे हैं। उस तरीके से जो हमारे दूसरे इन्फेक्शंस हम लोग जो देखते थे पेशेंट्स में, उसकी भी मात्रा बहुत कम हुई है। तो एक मास्क पहनना बहुत जरूरी है। दूसरा, कोरोना के टाइम भी हमको बहुत क्वेश्चंस आते थे, अभी भी आते हैं कि सर हाथ धोने से क्या होगा, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, हाथ धोने से क्या फर्क पड़ जाता है। हमारी आदत रहती है कि हम बार बार हमारा हाथ मुंह पे टच करते ही हैं, बाय चॉइस और विदाउट चॉइस। तो जब भी हम मुंह पे हाथ टच करते हैं तब हमारे हाथ में से जो भी इन्फेक्शंस होंगे वो मुंह पे लगने की शक्यता बहुत ज्यादा रहती है। इसीलिए हमारा को रेगुलर हैंड वॉशिंग करना ही चाहिए, हैंड वॉशिंग पे ज्यादा ध्यान देना ही चाहिए। तीसरा है वैक्सीनेशन। मैंने वैक्सीनेशन का अलग से एंड में लिस्ट बनाया है, फिर भी शॉर्ट में अभी आपको बताता हूँ कि कोई भी इंसान जो 65 ईयर्स के ऊपर हो
उसे निमोनिया और इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन लगवाना चाहिए यानी लगवाना चाहिए। अगर कोई 19 से 65 वय का आदमी है जो किसी भी गंभीर बीमारी से या ऐसी बीमारी से लड़ रहे हैं जिससे उनकी शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति कम होगी, तो उन्हें भी निमोनिया और इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन हर साल लगवाना चाहिए। भरपूर पानी पीजिए, आपका इम्यून सिस्टम को बूस्टअप रखिए। इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने के लिए आजकल मार्केट में बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सारे कार्डे आ गए हैं। ये सब लेने की कोई जरूरत होती नहीं है। अगर आप अच्छा पौष्टिक खाना खाएंगे वो मोर देन इनफ है, उससे ही आप लोग का बॉडी अच्छा रहता है। फैट्स की मात्रा कम रखें, प्रोटीन आपके न्यूट्रिशन में ज्यादा खाइए, दूध लेना चाहिए क्योंकि बहुत ही नेचुरल चीज है और उससे बहुत ही अच्छी इम्यूनिटी आपकी आती है। ये सारी चीजें करने से ही आपकी लंग्स अच्छे रह सकते हैं। कोई भी एडिशनल सप्लीमेंट लेने से आपकी बॉडी इतनी अच्छी नहीं हो सकती जितना आप नेचुरल चीजें, नेचुरल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेंगे, उससे जो हमको रिजल्ट मिल सकता है वो हमको इन सब चीजों से नहीं मिल सकता है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, देखिए खाली ब्रीदिंग एक्सरसाइज मैं नहीं कहूंगा, शारीरिक एक्सरसाइज हमारे लंग्स को ठीक रखने के लिए इम्पोर्टेंट है। शारीरिक एक्सरसाइज में सबसे पहले आता है वॉकिंग एंड नॉर्मल एक्सरसाइजेस, क्योंकि लंग्स अकेले कुछ नहीं कर सकते। लंग्स को उसके साथ साथ हमारे हृदय का भी सपोर्ट चाहिए, हमारी मांसपेशियों का भी सपोर्ट चाहिए, तो हमारी मांसपेशियां भी उतनी ही मजबूत होनी चाहिए। रेगुलर वॉकिंग से खाली लंग्स के फायदे नहीं है, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है, आपकी ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल रहती है, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, तो आपको स्ट्रोक आने की और हृदय का अटैक आने की शक्यता कम हो जाती है। रेगुलर वॉकिंग से आपके लंग्स की भी एक्सरसाइज करने की क्षमता और लंबे समय तक चलने की क्षमता और स्टेमिना बढ़ सकता है, तो वो भी बहुत करना जरूरी है। ये दूसरी जो मशीन है रेस्पायरोमीटर, आज शायद पहले 1 साल पहले इसको कोई भी नहीं जानता था, अब हर दूसरे घर में ये रेस्पायरोमीटर रखा हुआ है। ये रेस्पायरोमीटर ज्यादातर कोई नॉर्मल पेशेंट को करने की जरूरत नहीं रहती है, ये वही पेशेंट्स को करने की जरूरत है जिनके फेफड़े कमजोर हैं कोई बीमारी से, जिनको हृदय की बीमारी है, जिनको कोविड अभी चालू है इन्फेक्शन या पोस्ट कोविड स्टेटस है, ये उन्हीं को करने की जरूरत है। हर इंसान को ये करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि जो लोगों को हमने एडवाइस 1 साल पहले किया था तब उन्होंने नहीं किया, अब ये सब के घर में रखा हुआ है कि भाई सब इससे एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड पॉपुलेशंस में करने की जरूरत है। जो हमारा एंशियंट जो हमारे चीजें हैं, प्राणायाम, योगा, ये सारी चीजें हमारे लंग्स को मजबूत रखने में और हेल्दी रखने में बहुत मदद करती है। अब ये कोरोना काल में सारे लोगों को पता चल रहा है कि ये सब जो एंशियंट चीजें हैं वो कितनी बेनिफिशियल है हमारे लंग्स को। यहाँ तक कि वेस्टर्न कल्चर ने भी प्राणायाम को इंग्लिश नेम देके करना शुरू कर दिया, सिंगल नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग करके। हमारे जो पुराने लोग जो ये करते थे तभी उन लोगों में बीमारियों का स्तर इतना कम था, क्योंकि वो लोग ये सब चीजें बहुत रेगुलरली करते थे और ये बेसिक चीजें हैं, ना किसी बहुत सीवियर कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, कोई मशीन्स की जरूरत नहीं है, ज्यादा समय लगता नहीं है करने में, आप अपने घर पे अपनी जगह पे ही बैठ के आराम से कर सकते हैं। तो ये योगा और प्राणायाम ऐसी चीज है कि चाहे आपको बीमारी हो या ना हो, कोई लंबे समय की बीमारी हो, कितनी भी खराब बीमारी हो, कोई भी इंसान ये कर सकता है। यहाँ तक कि हमने हमारे कोरोना वार्ड्स में हमारे फिजियोथेरेपिस्ट को ये लगाया था करवाने के लिए कि हर पेशेंट को ये थोड़ी थोड़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवानी शुरू करें, क्योंकि ये बहुत ही बेनिफिशियल है, शॉर्ट टर्म में भी है और लॉन्ग टर्म में तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। अब मैं एक इम्पोर्टेंट जो चीज है, ये मेरे लिए बहुत क्लोज टॉपिक है, मेरे को हमेशा मेरी एवरीडे प्रैक्टिस में बहुत प्रॉब्लम्स आती है। जैसे मैंने कहा कि लंग्स के लिए किसी को ना जागरूकता थी कोविड के पहले, ना कोई ज्यादा सीरियसली लेता था उनको, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमको एवरीडे फेस करने चाहिए थे। जो भी पेशेंट्स को अगर आपने सही सलाह दी है तो ये समझना है कि वो 2 जगह और सही सलाह लेके आएगा और फिर ही ये आगे बढ़ेंगे। तो उसमें बहुत स्पेसिफिक चीजें हैं जिसके बारे में मैं थोड़ा टच करना चाहूंगा। सबसे पहला तो इनहेलर्स। जो इनहेलर्स हैं ये बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल मेडिकेशंस है, पर इश्यू क्या होता है कि
जैसे ही किसी भी पेशेंट को अगर आपने इनहेलर्स की एडवाइस करी, तुरंत ही पेशेंट तो खुद पैनिक हो ही जाता था, पूरी की पूरी फैमिली भी पैनिक हो जाती थी। घर में से 3-4 डॉक्टर उठ जाते थे कि भाई ये सारे इनहेलर्स लेना बहुत गलत है, ये इनहेलर्स की आदत पड़ जाती है, ये इनहेलर्स लोगे तो जीवन भर लेना पड़ेगा, ये नहीं लोगे तो पूरे जीवन भर सांस फूलती रहेगी। ये सब कुछ बिल्कुल ही गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनहेलर्स एक सिंपल चीज है। अगर आप आसान सी भाषा में समझें तो अगर आपकी आंखों में जलन हो रही होगी और आपकी आंखें लाल है तो आप गोली नहीं लेते, आप आंख में ड्रॉप्स डालते हैं। सिमिलरली आपकी चमड़ी पे कोई दाग होता है तो आप स्किन पे मलम लगाते हैं, ऑइंटमेंट लगाते हैं, आप गोली नहीं लेते। वैसा ही कान के लिए है। तो लंग्स का भी डायरेक्ट कनेक्शन है आपकी एनवायरनमेंट से, आपके माउथ से डायरेक्टली कनेक्टेड है। इनहेलर्स डायरेक्टली आपके लंग्स के अंदर दवाई देते हैं, दवाई वहां पे जाती है, सांस की नलियों पे काम करती है और वहां से सीधी बाहर आ जाती है। जब हम इनहेलर के थ्रू मेडिसिन देते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 1000 गुना मेडिसिन का डोज कम हो जाता है। ये मेडिसिन अगर मैं टैबलेट के स्वरूप में दूंगा तो अप्रोक्सीमेटली उसका डोजेजेस होंगे 4 मिलीग्राम 5 मिलीग्राम, और जब हम इनहेलर के थ्रू देते हैं तो वो सीधा सीधा माइक्रोग्राम्स में आ जाता है। क्योंकि अगर कोई आपको गोली देते हैं तो गोली में ऐसा तो होता नहीं है कि आपको गोली को पता होगा कि मेरे को हृदय में ही जाना है या पेट में ही जाना है। आप जैसे ही गोली लेते हैं वो पहले पेट में जाती है, पेट से लिवर में जाती है, लिवर उसको मेटाबोलाइज करके आपके ब्लड में देता है, ब्लड से फिर वो आपके सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक सब जगह जाती है। तो साइड इफेक्ट्स होने की शक्यता बहुत हाई होती है जब भी आप टैबलेट फॉर्म की कोई भी मेडिकेशन लेते हो। इनहेलर्स डायरेक्टली लंग्स में जाते हैं, वहां पे अपना काम करते हैं और डायरेक्टली आपकी सांस के साथ निकल जाते हैं। बहुत मिनिमल साइड इफेक्ट्स है, बहुत मिनिमल डोजेज है, बहुत फटाफट काम करते हैं, और जो काम उनको करना चाहिए सिर्फ उतना ही इफेक्ट देके वो बाहर आते हैं। साइड इफेक्ट प्रोफाइल है ही नहीं। दूसरी, इनहेलर्स के प्रति ये मान्यता रहती है कि आप इनहेलर्स तक पहुंच गए। हमारी मान्यता थोड़ी अलग है। इनहेलर्स हमारी पहली मेडिकेशन होती है। जब हमारे पेशेंट्स अगर अस्थमा के हैं, सीओपीडी के हैं, एलर्जीज के हैं, वो अगर इनहेलर्स पे मैनेज हो जाते हैं तो हमको उन्हें टैबलेट देने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। जो पेशेंट्स इनहेलर पे नहीं मैनेज होते हैं उनको टैबलेट्स दी जाती है। तो ये पूरा का पूरा उल्टा सिस्टम चल रहा है। लोगों को लगता है इनहेलर लास्ट रिजॉर्ट है, बट इनहेलर इज द फर्स्ट मेडिकेशन फॉर एनी लंग डिसीजेस। तीसरा इंपॉर्टेंट, आदत पड़ जाएगी। देखिए, आदत हम बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू और नशे को बोलते हैं। अगर हम चश्मा पहनते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि हमको चश्मे पहनने की आदत पड़ गई है, हम ये सोचते हैं कि मुझे चश्मे पहनने की जरूरत है क्योंकि हमारी आंखें कमजोर हैं। अगर हम डायबिटीज या ब्लड प्रेशर की दवाई लेते हैं तो हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि हमको इंसुलिन की आदत पड़ गई या डायबिटीज की दवा की आदत पड़ गई। हम ये सोचते हैं कि हम वो ले रहे हैं क्योंकि हमारी बॉडी थोड़ी वीक है, हमको उसको सपोर्ट करना है। सिमिलरली इनहेलर्स आपकी बॉडी को सपोर्ट करते हैं। वो जरूरत ज्यादा होती है, आदत नहीं होती है। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हम एवरीडे, जो अभी आपको मैंने ये सारी चीजें बोली है, ये दिन में एटलीस्ट मैं मेरे 5 पेशेंट्स को पूरी की पूरी रोज बताता हूँ। उसमें से भी 3 ही लोग मानते हैं क्योंकि इतनी मिस इन्फॉर्मेशन है। इनहेलर्स को पहले तो पंप बोलते हैं, वो जैसे ही वो पंप शब्द आता है तो सबका बीपी ऐसे ही 150 से 180 हो जाता है। पंप शुरू हो गया, पंप शुरू हो गया। पंप जैसी कोई चीज ही नहीं है। इसको सीधा साधा इनहेलर है, एक दवा है, पाउडर है, और लंग्स में दे रहे हैं डायरेक्टली, और कुछ भी नहीं है। तो अगर आपका डॉक्टर कभी भी आपको इनहेलर्स देता है या आपके किसी भी फैमिली वाले को इनहेलर्स देता है तो उसे कहिए कि प्लीज लीजिए, ताकि आगे जाके आपको गोलियां लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एब्सोल्युटली सेफ है, ना इसकी कोई आदत पड़ती है, ना इसके कोई साइड इफेक्ट्स है। दूसरा, जैसे अभी तो कोरोना काल में मास्क पहनने की वजह से टीबी के दर्दियों की संख्या काफी कम हो गई है, पर हिंदुस्तान की ऑलमोस्ट 70% पॉपुलेशन टीबी के जंतु से इन्फेक्टेड है। टीबी का इन्फेक्शन अलग चीज होता है और टीबी का डिसीज अलग चीज होता है। अगर हम 100 लोग लेंगे हमारे देश में, उसमें से 70 लोगों के शरीर में टीबी का जंतु पाया जाएगा,
जरूरी नहीं है कि वो टीबी का जंतु आपको डिसीज देगा। जब भी आपकी शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति कम होगी तब वो टीबी बाहर आ सकता है। इसीलिए ही सारे डायबिटिक्स को कहा जाता है कि आपकी डायबिटीज की दवाइयां प्रॉपरली लीजिए। किडनी के बीमारी वाले लोगों को कहा जाता है कि आपकी दवा प्रॉपरली लीजिए, हाई प्रोटीन वाला खाना खाइए। टीबी का नाम सुनते ही लोगों को चिंता हो जाती है कि ये टीबी तो ठीक होगा कि नहीं होगा, इसमें तो भारी दवा दी जाती है, हल्की दवा दी जाती है, उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। आज की दुनिया में जिस प्रकार की हमारे पास टेस्ट हैं और जिस प्रकार की हमारे पास दवाइयां हैं, मैं इतना पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि टीबी के किसी भी पेशेंट की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। अगर वो उसे सही दवाई दी जाए, सही टाइम पे डायग्नोसिस किया जाए और सही ट्रीटमेंट एकदम अच्छे से दी जाए और पेशेंट आपका उतना ही कोऑपरेट करे, तो टीबी से हमारे देश में कोई मृत्यु नहीं होनी चाहिए। आप लोग रोज वो एक न्यूज में आता है कि आज इंडिया में कोरोना से 1000 व्यक्ति मरे, आज कोरोना से इंडिया में 800 व्यक्तियों की मृत्यु हुई, आज 2000 मृत्यु हुई। अगर आप पूरा डेटा निकालेंगे ट्यूबरक्लोसिस का तो एवरी डे हिंदुस्तान में आज के दिन भी 1000 लोगों की मृत्यु टीबी से हो रही है। इतनी अच्छी इन्वेस्टिगेशंस, इतनी अच्छी दवाइयां होने के बावजूद, तो अगर किसी भी को भी लक्षण है, 15 से 20 दिन से खांसी है, वजन उतर रहा है, बुखार आ रही है, तो टीबी की ट्रीटमेंट जरूर उसके लिए टेस्टिंग करवानी चाहिए। आपके डॉक्टर से मिलके उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट कराइए। टीबी एक ऐसी बीमारी है जो अगर हमारा पेशेंट, मैं एक पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ, अगर मेरे पेशेंट को मैं हमेशा समझाता हूँ कि अगर इसमें टीबी का डायग्नोसिस आया तो मैं बहुत खुश होऊंगा, क्योंकि ये बहुत कम बीमारियों में से एक ऐसी बीमारी है कि खराब बीमारी है पर 100% क्योरेबल बीमारी है, 100% क्योरेबल है। ऐसा कोई पेशेंट नहीं है जो आप ठीक नहीं कर सकते प्रॉपर मेडिसिन से। थर्ड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। जैसे ही अगेन ये भी स्टेरॉइड्स की जब बात शुरू होती है तो स्टेरॉइड सेफ है नहीं है, स्टेरॉइड लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए। अब जब फेफड़ों की बात आती है तो आधी से ज्यादा बीमारियों में कभी ना कभी या तो इनिशियल स्टेज ऑफ द डिसीज या फिर लेट स्टेज ऑफ द डिसीज हमको स्टेरॉइड्स का यूज करना ही पड़ता है। उसके अगेंस्ट भी हमारी बहुत मान्यताएं हैं कि भाई स्टेरॉइड्स एक बार शुरू किया तो स्टेरॉइड्स जिंदगी भर लेना पड़ेगा, उसके बहुत साइड इफेक्ट्स हैं। हाँ, स्टेरॉइड्स के बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं, पर अगर कोई डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर रहा है तो बहुत सोच समझ के प्रिस्क्राइब कर रहा है, उसको बहुत प्रॉपरली टाइम के लिए देते हैं हम, ताकि पेशेंट को फायदे ज्यादा हो और नुकसान कम हो। जब भी इस दवाई को, स्टेरॉइड की दवाई को लंबे समय तक यूज करने का आता है तो हम हमेशा जो उसके रिलेटेड साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ना, शुगर लेवल्स बढ़ना, हड्डियां कमजोर होना, फ्रैक्चर्स होने की शक्यता ज्यादा होना, हम उन सभी चीजों का हमेशा ध्यान रखते हैं और उसको कम करने की सारी दवाइयां और प्रयत्न करते हैं। स्टेरॉइड इसीलिए भी मैंने आपको इसमें डाला है। जो हम इनहेलर्स देते हैं, इनहेलर्स में बहुत ही लो डोज ऑफ स्टेरॉइड्स होता है, क्योंकि इनहेलर्स उन लोगों को दिया जाता है जिनकी सांस में सूजन हो, सांस की नली में सूजन हो, सांस की नली सिकुड़ रही हो, यानी आपका बॉडी हाइपर रिएक्टिव है। तो हाइपर रिएक्टिव बॉडी को थोड़ा सा शांत करने के लिए हमको लो डोज में स्टेरॉइड देना पड़ता है। जब हम इनहेलर के थ्रू स्टेरॉइड्स ले रहे हैं तब वो आपके शरीर को बिल्कुल भी हार्म नहीं करता है। ये हमेशा पेशेंट को इतना सब समझाने के बाद वो एक ही पूछता है, सर पर इसके अंदर स्टेरॉइड्स है ना इनहेलर के अंदर? तो हम खुशी खुशी बोलते हैं हाँ है, पर वो आपके शरीर में आपके लंग्स के अलावा और कहीं नहीं जाएगा और आपके लंग्स को आज के दिन पे स्टेरॉइड्स देने की जरूरत है, इसीलिए हम दे रहे हैं। तो ये भी चीज आप अपने डॉक्टर जब भी आपको देता है तो आप बहुत क्लैरिफाई करिए, उनसे समझिए, उनको आपके सारे एप्रीहेंशंस बताइए। जनरली पेशेंट आके सर ये नहीं यूज करेंगे, आप बताओ दूसरा क्या कर सकते हैं। दूसरा क्या नहीं, आप समझिए बात को, क्यों हम दे रहे हैं, देने के क्या फायदे हैं, देने के क्या नुकसान हैं, उसके बाद ही आप अपना कोई भी डिसीजन बनाइए। लंग कैंसर, ये एक और चीज है जो बहुत भयंकर मात्रा में बढ़ती जा रही है।
पर अभी भी इसके विषय लोगों में जागरूकता नहीं है। उसका अगेन कारण है, सबके दिमाग में एक ही चीज है कि अगर हमने स्मोकिंग की नहीं है तो हमको कैंसर हुआ क्यों। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, इंडोर एयर पोल्यूशन, जो हमारे घर के अंदर पोल्यूशन होता है, वो उतना ही खतरनाक होता है जितना कि आउटडोर एयर पोल्यूशन। आउटडोर एयर पोल्यूशन के अंदर खाली स्मोकिंग नहीं आता है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन आता है, आपके व्हीकुलर पोल्यूशन आता है। आज के दिन भी बहुत जगहों पे गाँव में चूल्हा यूज होता है खाना बनाने के लिए। आपको जान के ये अजीब लगेगा कि अगर कोई भी माता 1 घंटे के लिए चूल्हे पे काम करती है तो उसके शरीर के अंदर 400 बीड़ी सिगरेट का धुआं जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर सालों साल जो लोग काम करते हैं चूल्हे पे, उनके फेफड़े को क्या परिस्थिति होती है। अब जब हम ये समझाते हैं तो पेशेंट बोलते हैं, सर हमने तो काम किया, हमको तो कुछ नहीं हुआ, ये बच्चों को हो गया। तो इसका मैं उदाहरण देता हूं कि अगर आप 120 पे गाड़ी चलाएंगे तो जरूरी नहीं है कि आपका एक्सीडेंट होगा ही, पर आपके एक्सीडेंट होने की शक्यता बढ़ जाती है। वैसे ही स्मोकिंग करने से, धूल मिट्टी धुएं के वातावरण में रहने से, चूल्हा जलाने से, ये चीजें, कॉस्मेटिक चीजें यूज करने से आपकी कैंसर के तरफ जाने की शक्यता है बढ़ जाती है। ना कि ऐसा है कि आप ये करोगे तो आपको कैंसर होना ही है या फेफड़े की बीमारी होनी ही है। लंग कैंसर से जो मृत्यु दर है वो सारे कैंसरों में सबसे ज्यादा है। पर आज के दिन भी न लोग कैंसर के प्रति ट्रीटमेंट कराने में ज्यादा उत्साह दिखाते हैं, न वो लोग को उसकी अग्रेसिवली ट्रीटमेंट करवानी होती है। और जैसे ही कैंसर का नाम सुनते हैं बोलते सर छोड़ दीजिए, हम आयुर्वेदा की ट्रीटमेंट करेंगे। मैं कोई भी पैथी के खिलाफ नहीं हूँ, ना कोई होम्योपैथी के खिलाफ हूँ कि आयुर्वेदा के खिलाफ हूँ, या मैं एलोपैथी के लिए प्रो हूँ। मुझे खाली इतना है कि मेरा पेशेंट ठीक होना चाहिए। वो किसी भी पैथी से ठीक होता हो, मुझे उसकी चिंता नहीं है। पर जो हम देखते हैं, अभी जैसे मैं अहमदाबाद में प्रैक्टिस करता हूं तो हमारे पास राजस्थान की बहुत पॉपुलेशन आती है। अहमदाबाद बहुत छोटे छोटे गांवों से, बांसवाड़ा से, भीलवाड़ा से, छोटी छोटी पाली से बहुत सारे पेशेंट आते हैं। इतने सारे पेशेंट आते हैं कि शायद हमारा आधा दिन राजस्थान के ही पेशेंटों में जाता है। उनके अंदर इतनी सारी अवमान्यता होती है, वहां पे सब जगह पे पत्थर का काम बहुत किया जाता है, सब स्मोकिंग करते हैं, लंग कैंसर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। जैसे ही हम डायग्नोसिस करके देते हैं कि लंग कैंसर है, पेशेंट वहीं चला जाता है, सर हम तो आयुर्वेदा कराने जा रहे हैं। वही पेशेंट 6 महीने बाद हमारे पास वापिस आता है। जो वो पहले स्टेज 2 में था, तो शायद उसकी हमने आयु बढ़ा दी होती उस टाइम पे, अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट की होती तो वो सीधा स्टेज 4 में हमारे पास आता है, जहां हम कुछ भी नहीं कर पाते। तो आधा से ज्यादा मेडिकल साइंस में मिसकंसेप्शंस हैं, और घर घर में डॉक्टर बन गए हैं। अब सब अपनी अपनी राय देते हैं और एट द एंड पेशेंट को सारा का सारा परिणाम सहना पड़ता है। जैसे मैंने बताया कि हम नॉन स्मोकर, बहुत पेशेंट्स आते हैं, सर मैंने स्मोकिंग किया ही नहीं है तो मेरे को क्यों हो रहा है। तो हमारे घर में तो अगरबत्ती और धूप तो ऐसे जलता है जैसे कि पता नहीं उसका धुएं से क्या अच्छा हो जाने वाला है, पर वो हमारे फेफड़े को बहुत हानि देता है। मॉस्किटो कॉइल्स पे जब रिसर्च हुई थी उसके बाद ही गवर्नमेंट ने मॉस्किटो कॉइल्स पे इतनी सारी पाबंदियां लगाई थी, क्योंकि वो बहुत ही हानिकारक है। आउटडोर एयर पोल्यूशन के लिए आप ना आप कुछ कर सकते हैं ना मैं कुछ कर सकता हूँ। जो जिनकी इंडस्ट्रीज हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, जो गवर्नमेंट है उनको थोड़े नॉर्म्स पालने पड़ेंगे कि जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं या उनके घर, जो इंडस्ट्रीज के आजू बाजू लोग रह रहे हैं, उनकी केयर कैसे लेनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें, आप जितना हो सके उतना वृक्षारोपण करिए ताकि ऑक्सीजन की मात्रा वातावरण में बढ़ी रहे और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम रही रहे। अब ये पूरे देश के और दुनिया के फेवरेट टॉपिक पे आ गया हूं मैं, कोविड कोविड कोविड। कोविड में मैंने एक भी स्लाइड नहीं बनाई है, क्योंकि अगर मैं इसके विषय में, जो हमारे पास पूरे दिन जो क्वेश्चंस आते हैं, जो पूरे दिन क्वेरीज आती है, अगर मैं इसके विषय में बात करना शुरू करूंगा तो शायद 1-2 दिन भी हमको कम पड़ जाएंगे। इसलिए मैं शुरुआत से लेके एंड तक जो कोविड में हुआ है और जो एक पेशेंट के साथ होता है उसके बारे में चर्चा करूंगा। क्योंकि फ्रॉम द बिगिनिंग, जिस दिन से पेशेंट को कोविड के सिम्टम्स आते हैं और जिस दिन तक पेशेंट कोविड से ठीक होके घर पे नॉर्मल हो जाता है, तब तक उसके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन पहुंचती है उसमें से 80% इंफॉर्मेशन गलत होती है।
सबसे पहले जब पेशेंट को सिम्टम्स आते हैं तो आज की दुनिया में मेरे हिसाब से ना कोई दूसरा इन्फेक्शन चल रहा है ना दूसरा कोई वायरस चल रहा है। 2 से 3 दिन तो सब यही डर में रहते हैं कि ये तो कोविड नहीं होगा, ये तो सीजनल फ्लू होगा। अगर आपको कोई भी सिम्टम्स हैं, छोटे से छोटा सिम्टम है, तो आपको सर्दी है, आपको फीवर आ रहा है, आपको खांसी हो रही है, तो कोविड की जांच करानी बहुत जरूरी है। कोविड एक ऐसा इन्फेक्शन है जो अगर अर्ली हमारे पास पेशेंट आ गया तो चाहे उसे 5 बीमारियां क्यों ना हो कि 10 बीमारी क्यों ना हो, कितनी भी आयु हो, वो पेशेंट को ठीक करना बहुत ही आसान है। आधे से ज्यादा पॉपुलेशन को यहाँ पे कोविड टेस्ट कराने में डर लगता है कि कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाएगा तो सर अंदर डाल देंगे हमको। ये मुझे हमारे पेशेंट्सों ने कहा है, और एक नहीं 100। सर क्यों कोविड टेस्ट करवा रहे हो? सर कोविड टेस्ट बिना भी ट्रीटमेंट हो सकती है, कोविड टेस्ट करवा दोगे तो ये लोग अंदर डाल देंगे। ये कोई जेल नहीं है, ये कोई ऐसी कोई बीमारी नहीं है, ऐसा बहुत सामान्य सी बीमारी है जिसको अगर अच्छे से टैकल किया जाए तो इसका भी मृत्यु दर बहुत ही कम है। अगर प्रॉपरली इसकी फर्स्ट डे है हमारा इशू होता है डायग्नोसिस। पहले हमारी प्रॉपर डायग्नोसिस अगर पेशेंट का हो जाता है तो पेशेंट को कुछ भी नहीं होने वाला है, ये हमको दिमाग में लेके चलना है। आज के जो मैं ये रहा सेकंड टॉपिक है, उसके पहले जो मैडम ने बहुत टॉपिक दिया था वो बहुत ही अच्छी चीजें उन्होंने बताई है, क्योंकि लोग कोविड की बीमारी से तो ज्यादा ग्रसित हैं ही, जो उनके मन में जो अवमाननाएं हैं, जो नेगेटिव थॉट्स हो गए हैं, उसकी वजह से ज्यादा कोविड के पेशेंट्स परेशान हैं। न्यूज में दिखाते हैं कि आज इतनी मृत्यु हो गई, आज इतने लोगों को ये हो गया, आज इतने आईसीयू फुल हैं, आज इतने बेड्स कम हो गए, अब ये हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। परेशानियां हैं, हर जगह परेशानियां हैं, पर जितना दिखाया जाता है उतनी परेशानियां नहीं है। तो कई हमने पेशेंट देखे हैं जो बहुत खराब परिस्थिति में हमारे साथ आए हैं, हमारे पास आए हैं, पर उनकी मेंटल स्टेटस इतना पॉजिटिव रहता है, सर आप चिंता मत करिए, हम ठीक हो जाएंगे, आप बताइए क्या करना है, हम वो करने को तैयार हैं। बताइए कौन सी दवाई लूं, मैं क्या खाऊं, मैं कैसे सोऊं, हर एक चीज में हम आपको सपोर्ट देंगे। और हमने देखा है कि खराब से खराब परिस्थिति वाले पेशेंट वो भी बहुत आसानी से ठीक होके गए। उसके सामने ही हम लोग बहुत पेशेंट्स देखते हैं जो डरे हुए आते हैं, पहले दिन ही इतने डरे हुए आते हैं, कोविड से डर के आते हैं, सर मैं मर तो नहीं जाऊंगा, मुझे कुछ होगा तो नहीं। ऑटोमेटिकली उनकी बॉडी उनको सपोर्ट नहीं करती है, वैसे ही उनकी बॉडी इन्फेक्शन के अंदर जाती रहती है, उनकी शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति उनको सपोर्ट नहीं करती है। तो सबसे मेन चीज जो है आपका एक पॉजिटिव मेंटल स्टेटस होना चाहिए। दूसरा, इन्फेक्शन हुआ है कोई बात नहीं है, हमको उससे लड़ना है। पहले हमारी हुई सबसे मेन चीज डायग्नोसिस। आपको सिम्टम्स है, आप अपना आरटीपीसीआर कराइए, आप अपने अप्रोप्रिएट ब्लड टेस्ट कराइए, उसके हिसाब से आपके डॉक्टर को कांटेक्ट कीजिए। ये लोग जैसे ही कोविड के सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं वो काढ़ा पीना चालू कर देते हैं, स्टीम चालू कर देते हैं, सारी चीजें चालू कर देते। इतनी सारी चीजें करने की जरूरत होती नहीं है। हमने बहुत लोगों को नेजल ब्लीडिंग के साथ एडमिशन किया है, क्योंकि वो इतनी स्टीम लेते थे, पूरे दिन स्टीम लेते थे। बोले सर वो नाक में गर्मी दे रहे हैं ताकि सारा वायरस मर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उससे वो ये सब चीजें फर्क नहीं पड़ती। स्टीम इसीलिए दी जाती थी ताकि आपकी सांस की नलियों में जो सूजन आ रही है वायरस की वजह से वो थोड़ी कम हो जाए, आपको जो खांसी के सिम्टम्स हैं वो थोड़े कम हो जाए, आपको चेस्ट के अंदर अगर इन्फेक्शन है तो उसमें थोड़ा रिलीफ मिले। न स्टीम लेने से और न काढ़ा लेने से आपका कोविड इन्फेक्शन ठीक नहीं होने वाला है, तो नहीं होने वाला है। इसके बाद पेशेंट घर पे है, अब उसके आप 4th-5th डे पे प्रॉब्लम्स आने शुरू होते हैं या 7th डे पे। कई पेशेंट से फोन आता है, सर ऑक्सीजन लेवल 40 हो गया। मैं उनसे एक ही सवाल पूछता था, आप मुझे पहले बता दीजिए आप 100 से 40 तक क्या कर रहे थे, अब मैं आपको 40 से 100 क्या करना है, कैसे करना है वो बता दूंगा। तो जिस भी इंसान का ऑक्सीजन लेवल 94 से नीचे होता है उनको जरूर से एडमिशन की हॉस्पिटल में जरूरत है। लोग सर क्यों है, हमको तकलीफ नहीं हो रही है, मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है, तो सिर्फ मशीन में कम दिखा रहा है। अब कोविड बहुत ही इंटेलिजेंट बीमारी है, क्योंकि वो एक नई चीज लेके आई थी जिसको हमारी भाषा में हैप्पी हाइपोक्सिया कहा जाता है। हैप्पी हाइपोक्सिया का मतलब है, हैप्पी मतलब आप खुश है, हाइपोक्सिया का मतलब है ऑक्सीजन लेवल डाउन होना।
पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल डाउन होने के बावजूद ना उनको सांस फूलती है, ना उनको कोई ज्यादा सिम्टम्स होते हैं, ना पेशेंट को कोई तकलीफ होती है। पर पेशेंट हैप्पी हाइपोक्सिया स्टेज में होता है कि जहाँ पे लंग्स की इंजरी ऑलरेडी बहुत बढ़ चुकी होती है और उसको तभी कंट्रोल करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोविड में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हर दवा टाइम पे गई है तो पेशेंट को कुछ होना इम्पॉसिबल है, वो ठीक ही होने वाला है। तो ये एक दूसरी प्रॉब्लम है कि लोग बहुत डिलेड एडमिशन करते हैं। वो जब 80% 75% ऑक्सीजन हो जाता था तब हॉस्पिटल दौड़ रहे थे। अगर आप इनिशियल स्टेज में आप प्रॉपरली डायग्नोस करिए कि ये पेशेंट्स हैं जो हाई रिस्क हैं, इनका ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो रहा है, उनको प्रॉपरली एडमिट करके या प्रॉपरली घर पे भी जिस भी तरीके से अगर मैनेज करने की तब सुविधा हो आप करें, तो पेशेंट्स की रिकवरी बहुत जल्दी होती है। अब आप एडमिट हो गए, अब उसके बाद फिर प्रश्न आता है रेमडेसिविर का। सर रेमडेसिविर देनी है, सर रेमडेसिविर नहीं देनी है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको जरूरत नहीं होती है। ये मेरे साथ हुआ है कि जब हमारे पास अभी रेमडेसिविर की सीवियर शॉर्टेज थी, मतलब ऐसा था कि हमारे पास आईसीयू में पेशेंट्स थे जिनको हमको रेमडेसिविर देना था। उनके रिलेटिव्स बोलते रहे सर रेमडेसिविर के बिना वाली कोई ट्रीटमेंट है? और जो पेशेंट वार्ड में हैं, जिनके पास इन्फ्लुएंजा से इंजेक्शन मिल रहे हैं, जिनको जरूरत नहीं है वो भी इंजेक्शन ले रहे हैं। तो ये ऐसा हो रहा था कि जिसको जरूरत नहीं है वो ले रहे हैं जबरदस्ती, और जिसको जरूरत है उसको रिलेटिव्स या तो मना कर रहे हैं लेने को, या तो गूगल पे इतना सारा पढ़ लिया है सर रेमडेसिविर के बाद ये प्रॉब्लम्स हो जाती है, रेमडेसिविर के बाद ये प्रॉब्लम नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि WHO ने अपनी एसेंशियल लिस्ट में से निकाल दिया है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरे पास कोई इसके सामने कोई स्टडीज या कुछ नहीं है, पर 1.5 साल से सारे पेशेंटों के बीच में काम करते हुए रेमडेसिविर अगर सही समय पे अर्ली टाइम पे दे दी जाती है तो जिन पेशेंट्स का ऑक्सीजन कम होता है उनको बहुत ही फायदा रहता है। जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है उनको भी बहुत अच्छा फायदा मिलता है। इट इज बेसिकली डिवॉइड ऑफ साइड इफेक्ट्स, ऐसा समझ के चलिए। जो भी साइड इफेक्ट्स है इतने माइनर है कि वो कोविड की बीमारी के सामने कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा अगर हो सकता है तो लिवर पे थोड़ी सी सूजन आती है, वो भी एक आधा दिन में उतर जाती है। पेशेंट को होता है तो थोड़ी सी जलन होती है, खुजली हो सकती है। उसके अलावा कोई मेजर साइड इफेक्ट्स आज तक हमने देखे नहीं है जिसकी वजह से हम वो इंजेक्शन यूज करना बंद कर दें। अब रेमडेसिविर के बाद और अलग अलग नाम से बहुत सारे इंजेक्शन आ गए, टोसिलिजुमाब आ गया, प्लाज्मा थेरेपी आ गई। हर इंजेक्शन अच्छा है अगर उसको समय पे यूज किया जाए तो। ये मेरा उसके विषय में मैं इतनी ही लाइन कहूंगा कि हर इंजेक्शन अच्छा है अगर आपने समय पे उसको यूज कर लिया तो। अब ऐसी परिस्थिति हो गई है कि जो पेशेंट्स ठीक होके घर पे चले गए हैं वो भी इतने नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहते हैं क्योंकि वो इतने तनाव भरे एनवायरनमेंट में हॉस्पिटल में रह के आए होते हैं। शायद उन्होंने किसी की मृत्यु देख ली हो, वहां पे किसी को सीरियस होते देख लिया हो, तो इतने डरे डरे घर पे आते हैं। साथ ही साथ फैमिलीज इतनी डरी हुई होती है कि पेशेंट को थोड़ी सी भी खांसी आ जाती है तुरंत सीटी स्कैन हो जाता है, तुरंत वापिस आ जाते हैं क्लिनिक, सर ये क्या हो रहा है क्या हो रहा है। देखिए कोई भी चीज को आपकी बॉडी में इंजरी अगर होती है तो उसको धीरे धीरे समय देना पड़ता है आपको ठीक होने के लिए। अगर आपके हाथ पे स्टिचेस लगे होते हैं तो उसमें भी नॉर्मल स्किन आने में आपको समय लगता है। अगर कोई इंसान बाल कटवा लेता है तो बाल भी आने में समय लगाते हैं। तो वैसे ही अगर फेफड़ों में आपकी इंजरी हो गई है तो आपको समय देना पड़ेगा उस इंजरी को हील होने के लिए। हीलिंग के फेज में जो मैं पेशेंटों को एडवाइस करता हूँ कि आपका एक न्यूट्रिशन बहुत अच्छा होना चाहिए, फिजियोथेरेपी और पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड। पेशेंट अच्छे से नींद लेगा, अच्छे से दिन में फिजिकली एक्टिव रहेगा। ये 3 चीजें ही पेशेंट को रिकवरी में मदद करती हैं। दवाइयों का बहुत रोल होता नहीं है रिकवरी के टाइम में कि ये क्योंकि लोग मल्टीपल दवाइयां मल्टीपल और 1.5 महीने तक 2-2 महीने तक काढ़े पी रहे हैं, उसकी वजह से पेट में अल्सर्स हो रहे हैं सभी को। तो वो भी एक उसके सामने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि भाई पेशेंटों को पेट में अल्सर्स हो रहे हैं क्योंकि कंटिन्यूसली वो सारी चीजें, वो तल अजवाइन सब जारी, हर चीज अपनी लिमिट में अच्छी रहती है, पर एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद पेशेंट्स को एक नेचुरल रिकवरी के मोड में छोड़ देना पड़ता है। अच्छे वातावरण में रहें, जिनके पास टेरेस है वो टेरेस पे जाए, गार्डन में जाए,
खुले वातावरण में रहें, प्रॉपर न्यूट्रिशन लें, सुबह शाम प्रॉपर। जो हमारे घर में लोग पूछते हैं सर क्या दें, नारियल पानी दें, क्या हम नारियल पानी पीते हैं हमारे नॉर्मल दिनचर्या में? हम नहीं पीते, तो भी हम स्वस्थ रहते हैं, तो भी हम अच्छे से जाते हैं। तो ये सब एक्स्ट्रा चीजें करने की जरूरत रहती नहीं है। आप बेसिक जो अपने घर पे बनाते हैं, दाल रोटी सब्जी, किसी को डायबिटीज है तो अपनी डायबिटीज को कंट्रोल करें, जिसको ब्लड प्रेशर है वो ब्लड प्रेशर की प्रॉपर मेडिसिन ले, आपको प्रॉपर स्लीप लें। उसी के टाइम पे हमारी फैमिली का भी सपोर्ट बहुत जरूरी है। अगर घर में कोई पेशेंट है तो उसको फैमिली का सपोर्ट अगर बहुत अच्छा होता है तो वो पेशेंट की रिकवरी बहुत जल्दी होती है। पेशेंट्स बहुत अच्छे से और बहुत आसानी से और बहुत स्पीड से निकल जाते हैं बाहर से। इसलिए मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर डीलिंग विद कोविड फ्रॉम द बिगिनिंग। शुरुआत से लेके अंत तक हर एक चीज में आपकी मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस भी डॉक्टर के पास आप जा रहे हैं उस पर आप विश्वास करके जाइए। अगर मेरे पास कोई मेरे पेशेंट आता है तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। मुझे इतना होता है कि मैं ये पेशेंट को, ये मेरा पेशेंट है, मैं कुछ भी करके मुझे इसको ठीक करना है। तो हर डॉक्टर के मन में एक ही चीज रहती है कि मेरा पेशेंट ठीक होना चाहिए। किसी भी डॉक्टर के मन में ऐसा नहीं रहता है कि मेरा पेशेंट खराब हो जाए। ठीक है, तो आपका डॉक्टर जो आपको एडवाइस कर रहा है आप उसको फॉलो करिए। आपको क्वेश्चन है तो आप उनसे डायरेक्टली पूछिए। आजकल लोग गूगल कर करके आते हैं, वो एक छोटी सी एक, आप कोई भी पैरासीटामोल की दवाई को गूगल करिए, आपको 1000 साइड इफेक्ट दिखेंगे उसके। पैरासीटामोल डोलो की दवाई से किसी की मृत्यु भी हो सकती है, ये भी लिखा होगा। तो आप क्या हम पैरासीटामोल नहीं लेते हैं? तो हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, बेनिफिट्स और रिस्क होती है। वो सोच समझ के हम एज अ डॉक्टर्स भी आगे बढ़ते हैं। तो वैसे ही आप भी अपने डॉक्टर की सलाह के हिसाब से आपको जो भी क्वेरीज है आप उनसे बिना डरे खुल के पूछिए, उसका कोई इश्यू नहीं है। पर लोग गूगल करके गलत मेडिसिन ले रहे हैं, मेडिसिन नहीं ले रहे सर, इससे ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत आसान सी बीमारी है, आसानी से चली जाती है। प्रॉपर रहना है, अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड के साथ रहना है। इसके बाद अभी जो अगेन हॉट टॉपिक है हमारा वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए? वैक्सीनेशन किसी को नहीं लेना चाहिए ऐसा तो मेरे पास कोई इंसान ही नहीं है कि 18 साल से नीचे वालों को सिर्फ ना बोला गया है। जो आपने प्रॉपर अगर अभी तक का वैक्सीनेशन का शेड्यूल देखा होगा तो सबसे पहले डॉक्टरों ने वैक्सीन ली। अब डॉक्टरों को तो सब कुछ पता है वैक्सीन के बारे में, फिर भी उन्होंने वैक्सीन ली है सोच समझ के, पूरी डिटेल्स उनके पास थी, उन्होंने सब कुछ देख के, पूरे देश के डॉक्टर्स ने लिए। फिर हमारे लोगों में क्यों अभी भी कंफ्यूजन है कि वैक्सीन लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? ये प्रश्न आज तक मुझे नहीं समझ में आया। मेरे पेशेंट्स आते हैं सर मुझे लेनी चाहिए, मुझे लंग्स की बीमारी है। तो मैंने आपको पहले लेनी चाहिए। अगर किसी भी इंसान को कोई भी प्रकार की बीमारी हो तो उसको कोरोना की वैक्सीन पहले लेनी चाहिए। आपकी कोई बीमारी होने से कोई वैक्सीन के साइड इफेक्ट आने की संभावनाएं बढ़ नहीं जाती, बल्कि अगर आपको कोई भी बीमारी है तो आपको सीवियर कोविड इन्फेक्शन होने की शक्यता बढ़ जाती है। वैक्सीन लेने की वजह से आपको वो शक्यताएं कम हो जाएगी। अब फिर लोग पूछते हैं सर ये वैक्सीन लेने के बाद भी तो इन्फेक्शन होते हैं। जरूर होते हैं। मेरे घर में मेरे पिता ही हैं जिनको वैक्सीन लेने के बाद इन्फेक्शन हुआ है। मेरे पिताजी को 4 बीमारियां हैं, उनकी एज 66 ईयर्स है, फिर भी उनको वैक्सीन लेने के बावजूद इन्फेक्शन हुआ। पर आप सोच सकते हैं कि एक 66 ईयर्स का आदमी जिसको ऑलरेडी 4 से 5 बीमारियां हैं, उसको अगर कोविड हुआ तो कितना सीवियर होना चाहिए था। बट 76%, अगर आप 100 लोगों को वैक्सीन देते हो तो 76 लोग जो हैं वो प्रॉपरली प्रोटेक्टेड रहते हैं। जो बाकी के 24% लोग हैं उनमें अगर इन्फेक्शन होता है तो उनको सीवियर इन्फेक्शन होने की शक्यताएं बहुत कम हो जाती है। तो यहाँ पे भी हमको वैक्सीन बेनिफिट देता है कि अगर आपको वैक्सीनेशन के बाद भी कोविड होता है तो सीवियरिटी कम होती है, मैनेज इजीली हो जाता है। ऐसा कोई दुनिया में किसी भी चीज का वैक्सीन बना नहीं है आज तक कि वो लेने के, वो इंजेक्शन लेने के बाद आपको बीमारी होगी नहीं तो आज तक हमने मलेरिया, HIV, डेंगू इन सब का वैक्सीन बना दिया होता। कोविड का वैक्सीनेशन बहुत ही स्पीड में बना है, उसकी वजह से भी लोगों को चिंता है कि भाई क्यों स्पीड में बना है, इतनी जल्दी कैसे बन गया।
अरे बहुत मेहनत गई है उसके पीछे, जो चीज जो लोग दिन में 2 घंटे 4 घंटे काम करते थे वो 20 घंटे लोगों ने काम किया है। इतनी एक्सटेंसिव रिसर्च हुई है इसके लिए। सर जल्दी बन गया इसलिए डर लगता है, नहीं तो 8 से 10 साल लगते। तो मैंने 8 से 10 साल लगते हैं, जल्दी हो गया। तो आपको जिस साइंटिस्ट ने बनाया है उनको सल्यूट करना चाहिए कि आपने हमारे स्वास्थ्य के लिए इतनी जल्दी बना दिया है। फिर लोगों में होता है कि वैक्सीन सर कितने दिनों तक काम करेगा। इसका जवाब ना मेरे पास है ना वैक्सीन बनाने वाले के पास है। आज के दिन पे हम क्या कर सकते हैं, वैक्सीन ले सकते हैं। कितने दिन वो काम करता है, कितने दिन इफेक्टिव रहता है, ये बोलना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है। जब मिनिमम इतना पता है कि एटलीस्ट 8 महीने से 12 महीने तक तो ये काम करेगा। उसके बाद जैसे समय जाएगा, जैसे और स्टडीज होगी, उसके बाद ही हमको पता चलेगा। अब वैक्सीन जैसे अभी इंडिया में 3 वैक्सीन अप्रूव्ड है। अब उसके लिए फोन आते हैं सर कोविशील्ड लें, कोवैक्सीन लें कि स्पुतनिक लें। अभी सारे डॉक्टर्स ने इंडिया में तो कोविशील्ड ली है, थोड़े बहुत लोगों ने कोवैक्सीन ली है। सारे वैक्सीन अच्छे हैं। आपका काम है कोई भी वैक्सीन जो भी आपको मिल रहा है आप ले लीजिए। इसमें कोई बहुत जमीन आसमान का फर्क नहीं है, 2 से 4% का फर्क है सारे वैक्सीन के अंदर। आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, आप कोई भी वैक्सीन लीजिए आपको वो काम करेगी। आपकी दूसरी बीमारियों पे आप काम करिए, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड, मोटापा, उस पर काम करिए। आपकी सारी वैक्सीन आपके लिए अच्छी है। बहुत लोग सर वो मॉडर्ना की आएगी तब हम लेंगे, वो सर 10-20 साल बाद बच्चों पे कोई इफेक्ट आएगा। आगे ऐसा बोलते हैं कि फीमेल्स में बच्चे नहीं हो सकते। ये सारी चीजें एकदम गलत है। ऐसा वैक्सीनेशन के बाद हो ही नहीं सकता है। ये सारी चीजें अपने दिमाग में से सभी जनता को निकालने की बहुत जरूरत है। आपको जो वैक्सीन मिल रहा है वो लीजिए, क्योंकि कोरोना का अंत लाने के लिए हमारे पास यही ऑप्शन एक है, वैक्सीन और सिर्फ वैक्सीन। धन्यवाद। अगर आपके कोई भी प्रश्न है तो उसका जवाब देने के लिए मैं आपके सामने ही हूँ। बहुत ही उम्दा तरीके से छोटी छोटी बातों को, जो हम लोगों के मन में कंफ्यूजन था हर चीज के लिए, आपने बहुत अच्छे ढंग से क्लियर किया। और बीमारी बड़ी नहीं होती, पर हमारी सोच, हमारी मानसिकता किस तरह काम करती है उसको भी आपने इतने अच्छे से बताया। और समय को ध्यान में रखते हुए, क्या डॉक्टर साहब आपका नंबर हम लोगों को शेयर कर सकते हैं? एकदम एकदम आप नंबर शेयर कर सकते हैं। जिसको भी कोई भी इश्यू हो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे वो आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी समय को देखते हुए कई बहुत से क्वेश्चन आप आ रहे हैं, तो मैं आपका नंबर शेयर कर दूंगी जिससे लोग आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। जरूर सर। और एक जानकारी के लिए, YouTube में नेशनल महिला समिति हम टाइप करते हैं तो ये 3 दिवस का पूरा प्रोग्राम आपको पूरी जानकारी के साथ मिल जाएगा। इसके साथ साथ हमारे FTS की साउथ जोन के द्वारा 1, 2, 3 जुलाई को एक 3 दिवसीय वेबिनार फिर से स्टार्ट किया जा रहा है, जिसके अंदर बहुत सारे अच्छे हमारे वक्ता आएंगे और जीवन के बहुत से पहलुओं पे बात होगी। और इसकी डिटेल आपको फेसबुक पे और इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। तो आप आगे वाले प्रश्न हैं वो प्रश्न ले लीजिए ना। अच्छा, प्रश्न आए हैं। महेश्वरी जी से आग्रह करूंगी कि क्वेश्चन आंसर सेशन में, महेश्वरी जी, 2 जनों ने हैंड रेज किया है चैट बॉक्स। प्रणाम सभी को। बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं हमारे बीच। एक व्यूअर पूछ रहे हैं कि उन्हें माइल्ड कोविड था और 1.5 महीने से उन्हें फीवर 99 और 100 के बीच है और उनका चेस्ट क्लियर, लंग्स बिल्कुल क्लियर है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए ये इसे पोस्ट कोविड इन्फ्लेमेशन कहा जाता है। मैं आपको इसको बेसिक थोड़ा सा साइंस में फटाफट समझाऊंगा तो आपको पूरा क्लैरिटी आ जाएगी।
बेसिकली पोस्ट कोविड इन्फ्लेमेशन में होता क्या है कि वायरस तो आपकी बॉडी में 7 से 9 दिनों के बीच में मर जाता है, आपकी बॉडी उसको किसी ना किसी तरीके से मार देती है। अब वायरस खाली लंग्स में नहीं जाता है, हमको ये भी हम पेशेंट को समझाते हैं, वायरस खाली लंग्स में नहीं गया है, वायरस आपके ब्लड के थ्रू सारी जगहों पे गया है, आपके जॉइंट्स में गया है, आपके मसल्स में गया है, आपके आंतड़ों में गया है, आपके हृदय में गया है, आपके ब्रेन में गया है। अब थोड़े समय के बाद ये वायरस मर जाता है आपकी बॉडी में आपके इम्यून सिस्टम की वजह से। अब कई बार पेशेंटों में क्या होता है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो ये नहीं पहचान पाता है कि ये वायरस जो आपकी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है या आपकी मांसपेशियों में या आपके आंतड़ों में है, ये अभी भी एक्टिव है कि इनएक्टिव है। तो बॉडी वो इनएक्टिव वायरस को मारने का बहुत प्रयत्न करती है। जब तक अगर आपको बहुत फीवर नहीं आ रहा है, अगर पेशेंट को बहुत मेजर सिम्टम्स नहीं है साथ में, तो इस इन्फ्लेमेशन को या इस बुखार को सिवाय डोलो के किसी और तरीके से ट्रीट करने की जरूरत नहीं होती है। प्रॉपर एक्सरसाइज, 3 से 4 लीटर पानी, ऑटोमेटिकली ये अपने साथ चला जाता है। आप कितनी भी दवाइयां देंगे, हर दवाई के दूसरे 2 साइड इफेक्ट्स आ जाएंगे और पेशेंट और प्रॉब्लम में फंस जाएगा। अगर हाँ 101, 102 का फीवर स्पाइक आ रहा है, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, तभी इसको ट्रीट करने की जरूरत होती है। अदरवाइज इस पोस्ट कोविड इन्फ्लेमेशन को ट्रीट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिवाय के पैरासीटामोल और फ्लूइड्स। अगर बहुत ज्यादा परेशानी ना हो तो पैरासीटामोल भी छोड़ सकते हैं डॉक्टर, पूछ रहे हैं। एकदम मैं तो मेरे पेशेंट्स को यही बोलता हूँ कि वो 100 फीवर आपको परेशान कर रही है, अगर आपको परेशान कर रही है तो लीजिए। सर बोला नहीं हमने वो मेजर किया, मैंने कहा मेजर करना छोड़ दीजिए। आपको, आप बीमारी ढूंढते नहीं हो, बीमारी आती है तो उसको फिर ढूंढ के ट्रीट करते हो। अगर आपको तकलीफ ही नहीं है तो आप मेजर क्यों कर रहे हो टेम्परेचर। हमारे एक व्यूअर लिखते हैं, एयर प्यूरिफायर मशीन्स बेनिफिशियल टू रिड्यूस पोल्यूशन, व्हाट शुड वी लुक फॉर इन दीज मशीन्स बिफोर बाइंग। ये बहुत सारी अलग अलग टाइप की मशीन्स तो मार्केट में आ गई, और कोरोना के बाद तो ये मशीन्स का मार्केट बहुत बढ़ गया है। पर ये देखिए हर पेशेंट के लिए कोई बेनिफिशियल नहीं रहती है। हाँ, अगर कोई पेशेंट हमारे क्रोनिक लंग डिसीजेज वाले हैं उनके लिए ये बेनिफिशियल है, बाकी हर घर में एयर प्यूरिफायर की कहाँ जरूरत है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर हाँ आपके पेशेंट, घर में कोई पेशेंट है जिसको क्रोनिक प्रॉब्लम्स है, जिसको स्टेरॉइड चालू है या कोई भी ऐसी बीमारी है जो शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति को कम कर रही है, तो तब आप वो रख सकते हैं। लंग्स की बीमारी है तो डेफिनेटली वो आपको बेनिफिशियल रहेगी कि आपको इन्फेक्शन से बचाएगी। आजकल मार्केट में नई मशीन्स आई है जो बोल रही है हम कोरोना वायरस को भी कैप्चर कर लेती है। अब उसका डिटेल में देखना पड़ेगा हर मशीन के अंदर कि ये कोई हेल्प करती है कि नहीं में हेल्प करती है। ओके, थैंक यू। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर साहब, मुझे COPD है, ऑक्सीजन 95 to 96 है, पर ब्रेथलेस बहुत होती है, 2 कदम चलने से ही सांस फूलने लगता है। देखिए ये जो मैंने आपको सांस की नलियों की बीमारी बताई, इसको अगर वो शॉर्ट टर्म में और अर्ली एज में होती है तो उसको अस्थमा कहा जाता है। जब वो रिवर्सिबल फेज में होती है, जो ये COPD बता रहे हैं, जैसे इसकी जो हमारी भाषा में इसको बोलते हैं क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज ये परमानेंट डिसीज है, आपकी सांस की नलियां पूरी की पूरी सिकुड़ गई है, नॉट 100% कंप्लीटली, पर आपकी सांस का जो रास्ता है वो सिकुड़ गया है, सांस की नलियों की जो दीवारें हैं वो थोड़ी मोटी हो गई है। आपके डॉक्टर ने आपको इनहेलर्स या नेबुलाइजर्स की सलाह दी होगी। उसके साथ साथ आपको फिजियोथेरेपी करनी बहुत जरूरी है। आपके लंग्स तो एक सीमा तक ही इंप्रूव होंगे, लेकिन अगर आप अपने मांसपेशियों और अपनी बॉडी को ज्यादा स्टेमिना के अंदर ट्रेन कर सकते हैं तो आपकी सांस फूलनी कम हो जाएगी। साथ साथ आपको वैक्सीनेशन लेना बहुत जरूरी है, कोरोना के खिलाफ भी, और आपके डॉक्टर से आप न्यूमोकोकल और इन्फ्लुएंजा, ये 2 वैक्सीनेशन के विषय में बात करना, ये दोनों भी लेने बहुत जरूरी है। जिन भी लोगों को COPD रहता है उनको इन्फेक्शन लगने की शक्यता बहुत हाई होती है, और जैसे ही इन्फेक्शन लगता है एक छोटा सा भी, इमीडिएटली वो पेशेंट्स को एडमिशन करने की भी जरूरत पड़ती है। इसीलिए हमारा प्रयत्न करते हैं कि इनको इन्फेक्शन लगने एकदम कम हो जाए। इसीलिए हमारी जो पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन होती है COPD में, विच इज नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट, फिजियोथेरेपी, एंजाइटी बहुत होती है COPD पेशेंटों को, उनकी एंजाइटी का केयर लेने के लिए न्यूट्रिशन, प्रोटीन रिच डाइट और वैक्सीनेशन, ये 4 चीजों पे हमको बहुत ध्यान देना चाहिए। ओके, थैंक यू। एक क्वेश्चन मैं और लेती हूँ, हमारे एक व्यूअर
पूछ रहे हैं, शायद मैं नाम ठीक पढ़ पा रही हूँ, एक्सोस्पोरिन, EXOSPORIN, इकोस्प्रिन, कब तक? इकोस्प्रिन, ओके, कब इकोस्प्रिन तक 1 महीने खाना तक चाहिए? लेनी चाहिए, 1 मंथ, एटलीस्ट 1 मंथ। ओके। और एक हमारे व्यूअर पूछ रहे हैं, क्या RO वाटर लेना चाहिए, एकदम पीना अच्छा चाहिए? है। अभी देखिए इसमें भी कैसा है कि कोई बोलता है आरओ वाटर में से B12 निकाल दिया गया है, विटामिन डी निकाल दिया गया है। ऐसा हमारे पास कोई साइंटिफिक तथ्य नहीं है इसका जवाब देने का। मैं खुद तो आरओ वाटर ही पी रहा हूँ, अभी तक तो मैं स्वस्थ हूँ। अब शायद पता नहीं 5 साल बाद इसका क्या इफेक्ट आए, पर अगर आप आरओ नहीं पियोगे तो आप कौन सा पानी पियोगे, वो मेरा प्रश्न है। बाकी बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब आपने अपने स्पीच में दे दिया है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। और भी अगर किसी के कुछ छूट गए हैं जो नहीं सुन पाए हैं, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे व्यूअर्स 2-3 दिनों में यूट्यूब में अपलोड हो जाएगा, आप वहां जाकर टाइप करें FTS नेशनल महिला, आप फिर से सब कुछ डॉक्टर साहब को सुन पाएंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू सो मच।